नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हो सकता है आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता हो, लेकिन इनडायरेक्टली हर एक व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। जिस तरह से हर एक व्यक्ति की हैबिट होती है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और वर्किंग यूनिट की हैबिट होती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारी हर एक हैबिट के पीछे 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट काम करते हैं और वह है क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। अर्थात हमारी हर एक हैबिट के पीछे ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट काम करते हैं। सबसे पहले हमें एक संकेत मिलता है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है, जिसके कारण हम रूटीन के तौर पर उसे फॉलो करते हैं और फाइनली हम एक रिवार्ड के लिए इस हैबिट को डेवलप करते हैं। उसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट में 3 कंपोनेंट होते हैं, क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव एंड हैप्पी वर्किंग कल्चर होता है, वहीं पर कुछ इंस्टीट्यूशन जिनका वर्किंग कल्चर बहुत ही अनहैप्पी एंड अनप्रोडक्टिव होता है और इनके पीछे का रीजन भी होता है ये हैबिट लूप। फ्रेंड्स, एक केस स्टडी के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि कैसे इस हैबिट लूप को चेंज करके हम हर एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन को हैप्पी एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह से हर एक इंडिविजुअल की कुछ की हैबिट्स होती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की कुछ की हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव करके हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव एंड हैप्पी बना सकते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए हम एक केस स्टडी के माध्यम से इसे समझेंगे। इस केस स्टडी में हम बात करेंगे एक अमेरिकन कंपनी की, एल्कोआ एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। इस कंपनी में एक की हैबिट को आइडेंटिफाई करके उसे न केवल मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बल्कि मोस्ट सेफेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बना दिया। 1987 में एल्कोआ, जो कि एल्यूमिनियम फॉइल से लगाकर सैटेलाइट में यूज होने वाले नट बोल्ट्स तक पिछले 1 शताब्दी से मैन्युफैक्चर कर रही थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मिस स्टेप लिए जाने के कारण कंपनी न केवल अनप्रॉफिटेबल हो जाती है, बल्कि वहीं पर कंपनी का वर्किंग कल्चर भी अनप्रोडक्टिव हो जाता है। और इसी पर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसे व्यक्ति के पास अप्रोच करते हैं जो कि कंपनी को प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिव बना सके, और इसके लिए वह अप्रोच करते हैं पॉल ओ नील, जो कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट होता है। इस प्रकार ब्यूरोक्रेट होने के कारण उनके पास कॉर्पोरेशन से रिलेटेड ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के कारण उनके पास हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एक्सपीरियंस था। उनको ये एक्सपीरियंस था कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है और क्या कारण होते हैं जिनके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन अनसक्सेसफुल होता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉल ओ नील का नाम सीईओ पद के लिए रिकमेंड करते हैं, तो सभी मेजर इन्वेस्टर को यह लगता है कि पॉल ओ नील एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट होने के कारण ये कंपनी को र्यून कर देगा। वहीं पर साथ में पॉल ओ नील इस पद पर अपॉइंट होने से पहले अपने लिए कुछ समय मांगते हैं, जिसके कारण वह इस ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके। फाइनली इस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड स्टडी करने के बाद में वह इस पद के लिए एग्री हो जाते हैं। और जैसे कि सीईओ के अपॉइंटमेंट के बाद में एक कॉन्फ्रेंस कॉल और मीटिंग शेड्यूल्ड होती है, वैसे ही उनके लिए एक मीटिंग और कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड की गई। उसमें एल्कोआ कंपनी के मेजर शेयर होल्डर और टॉप एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट थे और उसी में पॉल ओ नील अपना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करने वाले थे। जैसे ही पॉल ओ नील स्टेज पर पहुंचे, सभी को लग रहा था कि पॉल ओ नील कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे, कैसे उसका मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, कैसे शेयर होल्डर को रिवार्ड देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पॉल ओ नील जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ एक लाइन में कुछ इस प्रकार कहा। उन्होंने कहा कि मैं एल्कोआ को दुनिया की सबसे सेफ कंपनी बनाना चाहता हूं। उन्होंने अपने लेक्चर में कंपनी की सेफ्टी के अलावा एक भी वर्ड नहीं बोला। ये बात सुनकर सभी शेयर होल्डर बोलते हैं कि डेफिनेटली ये व्यक्ति इस कंपनी को र्यून कर देगा, और वह अपने क्लाइंट से उस कंपनी के शेयर को सेल करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन पॉल ओ नील को इसकी हैबिट के बारे में पता था कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। पॉल ओ नील ने आइडेंटिफाई किया कि कंपनी के हर एक वीक में लगभग हर एक प्लांट पर 2 एक्सीडेंट होते हैं, जिससे न केवल प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है बल्कि कंपनी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के मोराल पर भी फर्क पड़ता है, जिसके कारण कंपनी के वर्कर कंपनी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर पहले कंपनी के यूनियन, जो कि कंपनी के खिलाफ वर्किंग कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करते थे। वहीं पर वर्कर की सेफ्टी को पैरामाउंट समझने के कारण कंपनी के यूनियंस भी कंपनी के साथ खुश थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी फाइनल किया कि जिस प्लांट में सबसे कम एक्सीडेंट होंगे उसी प्लांट के हर एक व्यक्ति को प्रमोशन भी उसी अनुसार मिलेगा, जिसके कारण सेफ्टी के ऊपर और ज्यादा फोकस दिया गया। वहीं पर इसी के साथ में हर एक कंपनी में होने वाले एक्सीडेंट को विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट करना होता था, जिससे कि हर एक प्लांट में होने वाले एक्सीडेंट के कारणों का पता लगा के उसे इम्प्रूव किया जा सके। वहीं पर उन्होंने हर एक प्लांट के लिए SOP रेडी किया, जिसके कारण वर्किंग कल्चर सेफ हो सके। वहीं पर पॉल ओ नील कंपनी के प्लांट्स में विजिट करते हैं और वहां पर वर्कर से बात करते हैं कि कैसे सेफ्टी को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे एल्कोआ कंपनी को सेफेस्ट कंपनी बनाया जा सकता है। वहीं पर एल्कोआ कंपनी में एक प्लांट में एक बार एक एक्सीडेंट होता है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि ऐसा एक्सीडेंट एल्कोआ कंपनी में बहुत बार हो रहा होता है, लेकिन जितना सीरियस पॉल ओ नील ने लिया उतना सीरियस शायद पहले कभी नहीं लिया गया। उन्होंने एक टॉप एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने इसके सभी कारणों को जाना और लूप होल्स को पहचानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि इस कंपनी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति का मर्डर किया गया है। इस प्रकार वह हर एक एक्सीडेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं और वह ये देखते हैं कि कैसे इसे कम किया जा सकता है। इस प्रकार एल्कोआ कंपनी में हर एक इंसिडेंट को सीरियसली लिया जाता है। वहीं पर साथ में जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत होती है उसे जुडिशियली लिया जाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस प्रकार पॉल ओ नील एल्कोआ कंपनी की सेफ्टी को एक की हैबिट बना देते हैं, जिसके कारण न केवल प्रोडक्शन इंप्रूव होता है बल्कि वहाँ का वर्किंग कल्चर बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी हो जाता है। कंपनी का हर एक वर्कर अपने आप को कंपनी के साथ एसोसिएट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इस प्रकार सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने के कारण एल्कोआ न केवल अमेरिका की बल्कि दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी बन गई। सेफेस्ट कंपनी बनने के साथ ही कंपनी ने अपने आप को मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिव बनाया, जिसके कारण न केवल शेयर होल्डर को रिवार्ड मिला बल्कि कंपनी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को रिवार्ड मिला। इस प्रकार पॉल ओ नील ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या की हैबिट है जिसको इम्प्लीमेंट करके इसे प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। और इसी की हैबिट के तौर पर उन्होंने पहचाना सेफ्टी को की हैबिट के तौर पर। फ्रेंड्स, इस प्रकार जैसे कि एल्कोआ कंपनी की सेफ्टी एक की हैबिट थी, वैसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग यूनिट की एक की हैबिट होती है। उसे आइडेंटिफाई करके उस यूनिट को न केवल प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है बल्कि प्रॉफिटेबल भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले की हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, उसके बाद में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, फाइनली उसके बाद में रिवार्ड मिल जाता है। इस प्रकार इंस्टीट्यूशनल हैबिट्स भी इंडिविजुअल हैबिट्स की तरह होती है। हर एक इंस्टीट्यूशन की हैबिट को आइडेंटिफाई करके उसे रूटीन में कन्वर्ट करके डेफिनेटली रिवार्ड को प्राप्त किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूशन की हैबिट्स होती है। फ्रेंड्स, आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन हैबिट के बारे में बताया द पावर ऑफ हैबिट बुक से। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।